डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में टाटा सन्स ने लॉन्च किया 10 लाखवां वाहन, सीएम योगी हुए शरीक। 10 लाखवें वाहन को सीएम योगी कहा, महिला आरक्षण में पिछड़ों का अलग कोटा जरूरी, सही नीति से ही। मायावती ने की प्रेस वार्ता, केंद्र पर उठाया सवाल, कहा महिला आरक्षण में पिछड़ों का अलग कोटा जरूरी, सही नीति से ही मिलेगा महिला आरक्षण का लाभ। नोएडा डीएम का सख्त संदेश, कहा श्रमिकों को अधिकार नहीं मिला तो एजेंसियां होंगी ब्लैकलिस्ट, श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सख्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा सन्स के 10 लाखवें वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टाटा देश के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अपने 34 वर्ष की शानदार यात्रा के दौरान टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट से 10 लाखवें वाहन को लॉन्च किया गया। 10 लाखवें वाहन की लॉन्चिंग केवल एक प्लांट के उत्पादन की ही उपलब्धि नहीं है, बल्कि सप्लाई के लिए यूपी के ग्लोबल हब बनने का सूचक है। यह उड़ान रुकने के लिए नहीं, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए है। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को टाटा सन्स के 10 लाखवें वाहन को लॉन्च करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी और 56% वर्कफोर्स है। इसका प्रभाव कागजों से बाहर आकर जमीन पर भी दिखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स में बनने वाली बसों में हमने बचपन से यात्राएं की हैं। लोगों ने टाटा का मतलब ट्रस्ट के साथ जोड़ा है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर क्षेत्र में टाटा समूह भारत को सशक्त बनने के अभियान में लगातार आगे बढ़ा रहा है। टाटा का निवेश केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का समझौता है। आज हम सबके लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि अपने 34 वर्ष की शानदार यात्रा के दौरान टाटा मोटर्स ने लखनऊ के प्लांट से आज 10 लाखवीं बस को लॉन्च किया है। मैं इस अवसर पर टाटा समूह को हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर कार्यरत जितने भी कार्मिक हैं, जिनके परिश्रम से, जिनके पुरुषार्थ से ये 10 लाखवीं बस का मैन्युफैक्चरिंग का कार्य पूर्ण होकर के अब यह भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बेहतरीन साधन के रूप में आम जन को अपनी सुविधा उपलब्ध करा पाएगी। इसके लिए इन सभी कार्मिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार और महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस दिशा में अब तक ठोस अमल की कमी रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सरकार के पास सही नीयत और मजबूत इच्छा शक्ति है। इन्होंने आरोप लगाया कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। मायावती ने दोहराया कि महिला आरक्षण के तहत सवर्ण महिलाओं के साथ साथ शोषित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय किया जाना बेहद जरूरी है। 33% महिला आरक्षण को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक इसका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। मायावती ने मंडल आयोग का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, उसी तरह महिलाओं के भीतर भी वर्गवार आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अंत में मायावती ने कहा कि सही नीति और स्पष्ट नीयत के साथ ही महिला आरक्षण का असली लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की
असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे SC, ST व OBC समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ जो नहीं की गई है तो ये उचित होने के साथ साथ BSP के अनवरत संघर्षों के बाद OBC समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर हो। पीलीभीत में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सदर तहसील में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनगणना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। इसके तहत घर घर जाकर सटीक और विश्वसनीय आंकड़े जुटाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे सही और पूर्ण जानकारी देकर इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि जनगणना के आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं की नींव होते हैं, इसलिए इसमें पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए जनगणना टीमों का गठन कर दिया गया है और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का लक्ष्य सौंपा गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि जनगणना की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जाए, जिससे जिले के विकास को नई दिशा मिल सके। इस भारतवर्ष में जो लोग रह रहे हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का जो चिंतन मंथन किया जाता है तो उसका बेस क्या है? जनगणना। तो ये महत्व को समझिए आप इसको कि आप देश के महत्वपूर्ण काम में आपका योगदान होगा तो उसको मतलब मजे में करिए, करिए बाहर से नहीं लेना है और ठीक ठाक मतलब खाने पीने की पूरी जैसे। गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने साफ चेतावनी दी कि अगर श्रमिकों को उनका हक नहीं मिला तो संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इसके बावजूद अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट तक किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि श्रमिकों के द्वारा किसी भी प्रकार के उपद्रवी व्यवहार की जिम्मेदारी अब संबंधित एजेंसी की होगी। अगर आगे फिर से विरोध प्रदर्शन होता है तो सीधे तौर पर एजेंसियों और संविदाकारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह निर्देश जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद जारी किए गए, जिसमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के आउटसोर्सिंग एजेंसियां और संविदाकार मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन की सख्ती के बाद श्रमिकों मुद्दों पर जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868 के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ निर्देश भी मैं देना चाहती हूँ। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। अजय राय ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है, चाहे मजदूरों का मुद्दा हो या वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों का। सरकार ने सभी को परेशान कर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दशकों से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अब टेट अनिवार्य कर दिया गया है, जो उसके साथ अन्याय है। नोएडा की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों से 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें उचित वेतन नहीं मिल रहा। ठेकेदारों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों का खुलकर शोषण हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय मजदूरों से केवल 8 घंटे काम लिया जाता था और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलती थी।
अजय राय ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की नीतियां सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों के हित में बनाई जा रही हैं, जिससे आम आदमी और श्रमिक वर्ग प्रभावित हो रहा है। लखीमपुर, कासगंज सहित कई स्थानों पर अंबेडकर जयंती के दौरान हुए विवादों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दलित समाज सरकार से नाराज है और उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो स्मार्ट मीटर ये पूरी तरीके से लेकर आई है सरकार, ये लोगों का शोषण कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है और इसमें पूरी तरीके से गुजरात की बड़ी कंपनियां, जो बार बार मैं कह रहा हूं, गुजरात के बड़े ठेकेदार और बड़ी कंपनियां, उनको पूरी तरीके से सरकार उनको पैसा कमा रही है और पूरी ये सरकार ये उन बड़े ठेकेदार और बड़े जो व्यापारी है उनके साथ खड़ी है। अब देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्य हो रहा है, आप कहीं उठाकर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने तमाम फर्जी इनकाउंटर हर अपने गोरखपुर जिले में एक विनोद उपाध्याय नाम के व्यक्ति को फर्जी इनकाउंटर उठवा के मरवा दिया योगी जी ने एसटीएफ से, और ये पूरा कर रहे हैं। वहां पर अभी जो जौनपुर में मारा गया यादव, उसको दिखा दिया डकैती करते हुए कि वो डकैत है, उसका बाप ट्रक चलाता है, ओंकारेश्वर में ट्रक चलाता है गुजरात में, उसको फर्जी इनकाउंटर करा के मरवा दिया। मंगेश यादव वहां का रहने वाला था, उसको सुल्तानपुर में फर्जी डकैती। तो ये सरकार केवल फर्जीगिरी कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे जो कानपुर से है, जहां कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र स्थित पैराडाइज ग्रीन अपार्टमेंट में ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर से एक दंपति ने 40 लाख रुपए ठग लिए। यह रकम उनकी बेटी की शादी के लिए जमा की गई थी। जानकारी के अनुसार उसी सोसाइटी में रहने वाले पहले परिवार से करीबी संबंध बनाए और फिर आर्थिक परेशानी का हवाला देकर भरोसे में लेकर पैसे ले लिए। जब रकम वापस मांगी गई तो आरोपियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया और धमकियां देना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उन्हें 20-20 लाख रुपए के 2 चेक दिए गए जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। इसके बाद आरोपी दंपति ने दबंगई दिखाते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी दी। शालिनी का कहना है कि वह घर पर अकेले रहती है और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों से परिवार दहशत में है। कानपुर में ठगी का एक नया मामला आया है, जिसमें एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी की पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है। पहले तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक महिला से अच्छे संबंध बनाए गए, बड़ी रकम की डिमांड की गई और जब वो रकम मिली, वापसी की जब बात आई तो कहानी फिर आ गई धमकियों पर। तो मौजूद है हमारे साथ द्विवेदी परिवार, उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। सर, क्या नाम? मैं ब्रजेश द्विवेदी, चीफ इंजीनियर हूँ मर्चेंट नेवी में। मुझे बाहर रहना पड़ता है। नीति शर्मा और इनके पति नितिन कुमार शर्मा, सन ऑफ रमन कुमार शर्मा, जो कि हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, इन्होंने मेरे घर के साथ पारिवारिक संबंध बनाए 1.5-2 साल से। मेरी मिसेज और इनकी मिसेज शॉपिंग मॉल और इधर उनका घूमना जाना रहा है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। इन्होंने पहले 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए लिए थे, वो उन्होंने वापस कर दिए। मिसेज से कहा गया कि 40 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दीजिए, जो कि पैसा मेरी बेटी की शादी के लिए मेरी वाइफ ने जोड़ के रखा था। इस पैसे को आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। जब इनसे पैसे की डिमांड की गई तो ये बहाने बनाने लगे। उसके बाद जब इन्होंने चेक दी, हमको 3 चेक इन्होंने दी, तो वो चेकें इनकी बाउंस हो गई। और इनका कहना था सीधा कि इन्होंने धमकी दी, आपको जो करना कर लीजिए, आपको केस करना केस कर दीजिए, आपको पुलिस में जाना पुलिस में जाइए, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तुरंत मेरी FIR लिखी गई है। जैसे कि आपने देखा कि द्विवेदी परिवार जो है इस समय दहशत के माहौल पे है। बड़ी रकम का लेन देन है और इनको ऐसा शक है कि इस पैसे के लेन देन के चक्कर में इनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी भी हो सकती है। APN न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। नहीं, इसमें FIR पंजीकृत कराया गया है जी, और जो साक्ष्य मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। पैसे के लेन देन का मामला है, चेक बाउंस है और वो पैसा चेक बाउंस होने के बाद वो उनसे मांगने पर उसने धमकी दिया है। तो सारी साक्ष्य एकत्र करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की। कानपुर में पुलिस की तत्परता एक बार फिर देखने को मिली है, जब नौकरी का झांसा देकर एक MCA छात्रा के साथ घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को चंद मिनटों में दबोच लिया गया। पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सरसैया घाट चौराहे पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी रिक्रूट आरक्षी है, जिसने छात्रा को नौकरी का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया था।
शिकायत मिलते ही पुलिस टीम अलर्ट मोड में आ गई और पहले से ही इलाके में निगरानी शुरू कर दी है। जैसे ही आरोपी सैया घाट क्षेत्र में नजर आया, पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस वाहन से कोर्ट में भेज दिया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली पुलिस की इस तेज और सटीक कार्रवाई की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। खेत में हुई हिंसक मारपीट के दौरान सुरेश नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में मृतक की पत्नी और सास भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो आखिरकार हिंसा में तब्दील हो गया। घटना के बाद आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश की जा रही है। इस वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यह दुर्घटना उस समय हुई जब मकान की स्लैब ढाली जा रही थी और अचानक बल्लियों के खिसकने से छत का संतुलन बिगड़ गया। छत सीधे नीचे काम कर रहे दो मजदूरों पर गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में गुलशन कुमार नाम के मजदूर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि मुकेश पाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से जेसीबी के जरिए मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले के जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यह दुर्घटना उस समय हुई जब मकान की स्लैब ढाली जा रही थी और अचानक बल्लियों के खिसकने से छत का संतुलन बिगड़ गया। छत सीधे नीचे काम कर रहे दो मजदूरों पर गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में गुलशन पाल नाम के मजदूर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि मुकेश पाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से जेसीबी के जरिए मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में आस्था को ठेस पहुंचाने वाली हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जोगियाना मोहल्ले स्थित बाके बिहारी मंदिर में देर रात एक शातिर चोर घुसा और चोरी से पहले भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद आरोपी मंदिर से तांबे का कलश लेकर मौके से फरार हो गया। यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि चोर बेखौफ होकर मंदिर में प्रवेश करता है और आराम से चोरी को अंजाम देता है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है, लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।